आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। चुनाव सुधार के मुद्दे पर कल लोकसभा में चर्चा हुई तो आज राज्यसभा में इस विषय पर बहस हुई। कल की चर्चा में गृह मंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष के वॉकआउट को लेकर राजनीति आज भी गरमाई रही। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में तकरार देखने को मिली। इस मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। बताएंगे किस सांसद के संसद में ई सिगरेट पीने पर खड़ा हो गया राजनीतिक विवाद। दिखाएंगे खबर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने क्या लिया बड़ा फैसला और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही है बड़ी बात। होगी बात इंडिगो में तेजी से सुधरते हालात की भी। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई फोन पर बात। द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की हुई समीक्षा। पीएम ने कहा अच्छी हुई बात, मिलकर काम करते रहेंगे दोनों देश। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी। संबंधित राज्यों के अनुरोध पर 2 राज्यों में 3 दिन, 3 राज्यों में 1 हफ्ते और उत्तर प्रदेश के लिए बढ़े 15 दिन। लोकसभा के बाद राज्यसभा में शुरू हुई चुनाव सुधारों पर चर्चा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल तो बीजेपी ने कहा ये सोचे खुद ने क्या किया। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के जवाब में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा देश की आजादी के मंत्र को नेहरू ने किया सिरे से खारिज। वंदे मातरम की उपेक्षा के पीछे बताया पिछली कांग्रेस सरकारों का बड़ा हाथ। गोवा नाइट क्लब हादसे में बड़ी कार्रवाई। लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड पुलिस ने लिया हिरासत में। भारत लाने की प्रक्रिया जारी। रोहिणी कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। सरकार ने कहा होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। बांग्लादेश में हुआ चुनावों का ऐलान। 12 फरवरी को होंगे देश में 13वें संसदीय चुनाव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने लिया इस बात का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री मोदी की जो ट्रंप से बातचीत हुई उसकी अगर मुख्य बात की जाए तो पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई फोन पर बात। अच्छी और सार्थक बातचीत की एक तरीके से उन्होंने हुई है। दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है ये बात प्रधानमंत्री ने कही भी है कि इस अच्छी और सार्थक बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है। द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर समीक्षा की है दोनों ही नेताओं ने जब फोन पर बात की। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा भी दोनों नेताओं ने की है। सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर मजबूती पर संतोष दोनों नेताओं ने व्यक्त किया है। व्यापार, महत्वपूर्ण तकनीकों, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया है। इसके अलावा साझा चुनौतियों का सामना करने और सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी दोनों ही नेताओं में सहमति बनी है। इसके अलावा मिलकर काम करते रहेंगे दोनों ही देश, इस बात का जिक्र भी इस बातचीत में निकल के आया। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयासों की गति बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण और भारत अमेरिका के जो कॉम्पैक्ट जो पूरा है ऑप्टिमाइज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड ट्रेड को लेकर, उस पूरे जो टेक्नोलॉजी को लेकर जो पूरी सहमति है उसके क्रियान्वयन पर भी बात हुई है। तो ये अपने आप में तमाम विस्तार से बातचीत हुई है और दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर भी सहमति व्यक्त की है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है इस वक्त की प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर बातचीत की है। तमाम क्षेत्रों में किस प्रकार से दोनों देश मिलकर आगे बातचीत कर सकते हैं, अभी तक के दोनों देशों के संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया गया है उस पर समीक्षा हुई है। कॉम्पैक्ट के तहत सैन्य टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत हुई है। दोनों नेता साझा चुनौतियों से मिलकर निपटने पर भी सहमत हुए हैं। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। हम जानते हैं दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होना भारत अमेरिका के संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की
ध्यान में रखते हुए उसकी प्रगति की समीक्षा भी की गई है और सभी द्विपक्षीय सहयोग पर निरंतर मजबूती पर संतोष व्यक्त किया गया। जब सभी मसलों की बात होती है तो ऐसे में व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने को लेकर भी निश्चित तौर से बातचीत हुई है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण तकनीकों, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान हुआ है पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने देखा कुछ दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आते हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की ये बातचीत अपने आप में भारत के प्रति जो कुछ दिन पहले अभी अमेरिका की जो नेशनल पॉलिसी के तमाम पहलू भी सामने आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं भारत को महत्वपूर्ण साझेदार दोस्त के तौर पे उस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर उसमें बात सामने आई थी। उसके बाद अब दोनों ही नेताओं के बीच में फ़ोन पर बातचीत होना उस दिशा में एक व्यापक पहल के तौर पर कहा जा सकता है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कॉम्पैक्ट के तहत भी सैन्य टेक्नोलॉजी समेत अन्य अवसरों को कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी बातचीत हुई है। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने तमाम जो अभी तक के संबंध है उसकी समीक्षा की। तमाम क्षेत्रों में कैसे भारत और अमेरिका आगे बढ़ सकते हैं इस विषय पर बातचीत हुई है। क्षेत्रीय और वैश्विक जो मसले हैं उस पर भी विस्तार से बात हुई है। हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए। सुधाकर, बेहद महत्वपूर्ण ये बातचीत और इस बातचीत में जिन क्षेत्रों का जिक्र है वो बताता है कि कैसे दोनों देश आने वाले वक्त में तेजी से अब आगे बढ़कर मिलकर आगे बढ़ने को लेकर तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। अब बिल्कुल आर्यन, और ये देखिए 3 महीने के भीतर ये तीसरी बार बातचीत है हुई है। आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी का जन्मदिन था उस वक्त उनको विश करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने बातचीत की थी। उन्होंने डायल किया था पीएम मोदी को। उसके बाद 21 अक्टूबर को दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए पीएम मोदी को, और साथ ही साथ जो द्विपक्षीय संबंध है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसको लेकर वो बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हुई थी। उस समय भी उन्होंने ही डायल किया था और ये तीसरी बातचीत आज हो रही है, और वो भी उस वक्त जब अमेरिका का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत में है। महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है और भारत हो या अमेरिका, दोनों ही पक्षों ने ये कहा है कि अच्छी प्रगति हो रही है इस बातचीत में। तो उस वक्त ये दोनों शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हुई है, तो बहुत महत्वपूर्ण। और आपने भी जो जिक्र किया, जो द्विपक्षीय संबंध है और खास तौर से इस बात को जो दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट है उसको साथ लेकर आगे बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों को कैसे गति दी जा सकती है, और उसमें जो तमाम पहलू हैं जिसमें जो ट्रेड है, खास तौर पे ये बातचीत हुई है। उसमें ये कहा गया है कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसको कैसे एनहांस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अगर उस पे आर्यन जाए कि व्यापारिक रिश्ते अहम बेहतर होंगे, उसमें कोई नई जान फूंकने की कोशिश होगी तभी इस ट्रेड को बढ़ाया जा सकेगा। तो ये जरूर कहा गया दोनों नेताओं की तरफ से कि ट्रेड को एनहांस करने के लिए कोशिश होगी, और साथ ही साथ निश्चित तौर पर चाहे सुरक्षा की बात हो, रक्षा की बात हो। सुधाकर इसी पॉइंट पे मैं एक बार फिर से, क्योंकि आपने भी कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं कि टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच में एक थोड़ी सी शिथिलता, संबंधों की बात की जाए, व्यापारिक गतिविधियों की बात की जाए, एक देखने को मिली थी। लेकिन अब दोनों नेताओं की बातचीत में इस बात का जिक्र होना कैसे इनहेंस करना है, यानी कि व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाना है। और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त भारत में, और हम लगातार हम इस बात की सुनते आ रहे हैं तमाम अधिकारियों के माध्यम से कि ट्रेड डील जो बात दोनों देशों में हो रही है वो अंतिम दौर की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो क्या एक बड़ा संदेश और संकेत भी है दोनों नेताओं की इस बातचीत से कि उस दिशा में हम लगभग अब एक तरीके से कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आर्यन, मुझे तो ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। उस वक्त जब अमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर है, वो भारत के प्रतिनिधिमंडल के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहा है, और वो जो बातचीत हुई है उसके जो पॉजिटिव संदेश, संकेत दोनों ही पक्षों की तरफ से आए हैं। और उसी वक्त राष्ट्रपति ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत होती है, और इस बातचीत में ये कहा जाता है कि दोनों पक्ष जो व्यापार है उसको एनहांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। संबंधों को गति देने की बात होती ही है। जो कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन हित है,
उसको में कैसे साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दों उन पर बातचीत होती है। तो लेकिन निश्चित तौर पर ये जो अहम बात है कि जो ट्रेड है उसको जी। कैसे एनहांस किया जाए। अगर ट्रेड को एनहांस करने की बात है तो निश्चित तौर पर दोनों देशों को जल्द से जल्द ये ट्रेड डील कंक्लूड करना पड़ेगा। और जी। जो कहा जा रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो जा रहा है, जी। बहुत बड़े संकेत इससे जरूर मिलते हैं आर्यन। बिल्कुल, और दोनों देशों के जो टॉप लीडरशिप है अगर वो एक संदेश दे रही है तो नीचे वो ट्रांसलेट होता हुआ भी नजर आएगा। बहुत शुक्रिया सुधाकर इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और बढ़ते हैं आज की और महत्वपूर्ण खबर की ओर। बात संसद से। लोकसभा में चर्चा के बाद राज्यसभा में भी आज चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के सांसद अजय माकन ने की, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से बोलते हुए भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया पर अपने अपने तर्क रखे गए तो तमाम ऐतिहासिक तथ्यों पर भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। गुरुवार को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद अजय माकन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। दुनिया भर में बड़े गर्व से छाती ठोक कर कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन जो तथ्य आज मैं इस सभा के अंदर रखूंगा, सभा पटल पे रखूंगा, वे चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि भारत में शायद यह जननी अब जीवित नहीं है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में चुनावी सुधारों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह नहीं समझती कि वोट गहरे संबंधों और विश्वास के कारण मिलते हैं। भाजपा नेता त्रिवेदी ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां जीवंत लोकतंत्र है। राजीव जी के समय में 1988 में 61A में चेंज करके कहा जाता है कि ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है और 15 मार्च 1989 को राजीव गांधी की सरकार के समय में इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। मगर अब क्या बताएं सभापति महोदय, कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे हैं। चर्चा में अन्य दलों के सांसदों ने भी अपने विचार रखे, जिसमें भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करने पर बल दिया गया। What we are aiming at is to reform the elections towards 100% purified elections. Are we having that system now is the question. In my opinion and in my view and my study, we don't have a foolproof elections as on today. बीएलओ भी सीमित संसाधन, कठिन भौगोलिक स्थिति और समय से दबाव में काम कर रहे हैं। उनका कार्यभार अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यक है कि बीएलओ को बेहतर शिक्षण, पर्याप्त संसाधन, तकनीकी सहायता और स्पष्ट निर्देश दिया जाए। सदन की शुरुआत होने पर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली को यूनेस्को द्वारा अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह देश विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए गौरव का क्षण है। शैलेंद्र मिश्र और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। उनमें से 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया गया है, जिसका ऐलान आज खुद चुनाव आयोग के माध्यम से किया गया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर उसमें माइलेज लेने की कोशिश करने वाली तमाम एसआईआर से जुड़ी अब किसी भी याचिका को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और उन्होंने अगली किसी भी याचिका को लिस्ट करने से मना कर दिया। साथ ही साथ अगर एसआईआर मसले पे बात की जाए तो बंगाल में इसको लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। आज भी इस मामले पर सड़कों पे गतिरोध देखने को मिला, तो वहीं कई प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। क्या हुआ इस पूरे मसले पर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 19 दिसंबर कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 23 दिसंबर कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश में इमनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने चुनाव आयोग से एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया। आयोग द्वारा एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने खुशी जाहिर की है, तो इस प्रक्रिया में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी आयोग को धन्यवाद दिया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाता चिन्हित हुए थे एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेड वोटर के रूप में। 2,95,00,000 के आसपास की संख्या है। तो हम इस बड़ी अवधि में पुनः चेक करवाना चाह रहे हैं अधिकारियों को लगाकर, जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म भराया जा सकता है। गलती से चिन्हीकरण बीएलओ द्वारा इस श्रेणी में हो गया तो उसका हम एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। इस बीच एसआईआर के मामले पर हो रही राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी जाहिर की। चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में की जा रही एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की। लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि इस मामले में अब नई याचिकाएं दायर किए जाने की कोई औचित्य नहीं है। कई लोग अब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कोर्ट में आ रहे हैं। हम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दे रहे हैं, मामले में कोई और नई याचिका स्वीकार न करें। जहां एक ओर एसआईआर के मामले पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में एसआईआर पर जमकर राजनीति हो रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के फाल्टा में चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक सी मुरुगन के साथ बदसलूकी की गई। इस घटना के बाद चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त से रिपोर्ट मांगी, तो राज्य के सीईओ ने आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। इस बीच बंगाल में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में नाम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रोजेनी मैप, पिता का नाम चेंज करके दूसरा लोग का नाम डाल दिया, माता का नाम चेंज करके दूसरा का नाम चेंज कर दिया। ये खास करके मुस्लिम बुद्ध में हुआ। हिंदू जो है उनका पिताजी, दादाजी, उनका नाम का थोड़ा मेंटेन होता है नाम साधने में। और ये लोग फायदा उठाया। हाफिजुल का ओरिजिनल पिता था मोफिजुल। मुफिजुल बांग्लादेशी था, इसलिए हाफिजुल पश्चिम बंगाल का कोई सिराजुल का नाम पकड़ के डाल दिया। ये सब नाम नहीं रहेगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन राज्यों में एसआईआर जारी है, उन और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे बूथ स्तर पर तैयार होने वाली अनुपस्थिति, स्थानांतरित, मृत या दोहराए गए मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ स्तर एजेंटों के साथ साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी मसले पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष चर्चा में चुनाव सुधार, राजनीति बेशुमार, क्योंकि इस मसले पर संसद में खास तौर से राजनीति देखने को मिल रही है और इस विषय पे संसद में लगातार चर्चा भी चल रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। कौशल कांत मिश्रा जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा विजय कौशिक जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, क्योंकि हमने देखा कल लोकसभा में जब चर्चा का जवाब सरकार की ओर से दिया गया, विपक्ष वॉकआउट कर गया। आज भी उस मसले को लगातार कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिली, लेकिन जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो जवाब सुनने का धैर्य आखिर विपक्ष, खासतौर से राहुल गांधी, दिखाते क्यों नहीं है? बिना जवाब सुने साहब चले गए अपने सवालों का, ऐसा क्यों? विजय जी। देखिए, जब रटे रटाए जवाब मिलेंगे जिनसे हमारी संतुष्टि नहीं हो पा रही, तो उसको लेकर नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी संसद का बहिष्कार कर रहे हैं। एक तरीके से संसद छोड़कर निकल रहे हैं, नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि एसआईआर की आड़ में वोट चोरी चल रही है। राहुल गांधी जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, और जब वो अपने तरीके से जवाब चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सामने सवाल उठाए, उन्हें अमित शाह जी उसी तरीके से दें, तो अमित शाह जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे। अरे विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया उसके मुताबिक संसद में जवाब क्यों? लेकिन जो संसद में राहुल जी ने सवाल किया उसके मुताबिक सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया। जो तमाम सवाल किए गए तो उसका जवाब दिया गया, लेकिन वो जवाब सुनने के लिए सदन में ही नहीं थे। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना, तो राहुल गांधी जी की गंभीरता में सवाल खड़ा हो रहा है, जवाब दिए गए सर। वही मैं कह रहा हूं ना जी, कि हमें सत्ता पक्ष से किसी सही जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी जी ने उनके जवाब को सुनना उचित नहीं समझा। हमारा इस देश की, तो फिर सर सवाल क्यों पूछे? अगर उम्मीद नहीं है कांग्रेस को तो सवाल पूछे क्यों गए? तो फिर आप सवाल ही मत पूछिए, फिर तो आप तो समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर तो लॉजिक गलत हो गया सर आपका। देखिए ऐसा आप सोचते हैं, सवाल उठाना हमारा फर्ज है, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह से हमारे साथ तानाशाही हो रही है। अभी पिछले दिनों गांधी परिवार के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज हुआ, तो राहुल गांधी जी इस बात को समझते हैं
कि सरकार उनके किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं देगी। सर लेकिन सर देखिए, तथ्य जो है विजय जी, आप बहुत बड़ा संजीदगी से, बड़ा ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन तथ्य ये है कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने कल लोकसभा में राहुल गांधी जी के द्वारा पूछे गए क्रमवार सवाल का क्रमवार जवाब दिया, और ये संसद की कार्रवाई में है, मतलब दुनिया के सामने है, देश के सामने है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं साहब कि साहब हमें उम्मीद नहीं है? वो तो कह रहे हैं तथ्यों के आधार पर कानून और प्रक्रियाओं को उन्होंने गिनाया है। अगर आपने पिछले दिनों राहुल गांधी जी के बयान देखे हों तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कह चुके हैं कि अब हमें केवल जैन जी से ही उम्मीदें हैं इस देश में क्रांति की, बदलाव। ओह माय गॉड, क्रांति लाना चाहते हैं विजय कौशलकांत जी। देखिए, आपसे उम्मीद नहीं है, जैन जी से उम्मीद है। आप लोग सवाल का जवाब नहीं देते। अब क्रांति होगी, जैन जी कराएगी क्रांति। कौशल जी, सरकार की व्यवस्था। ठीक है, ओके विजय जी। कौशल जी। आर्यन जी, कांग्रेस के और भारत देश के चिर युवा माननीय राहुल गांधी जी अपने उम्रदराज लोगों से ही तो उम्मीद करेंगे। जैन जी की बात कर रहे हैं। जैन जी ने बिहार में असली हकीकत दिखा दी, जहां पर इनका नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। तो यहाँ गद्दी छोड़ करके क्या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के ही कौन भाग गया, ये सबने देखा। तो जैन जी किसके पीछे खड़ा है, जैन जी को पता है। जैन जी देश के साथ है, जैन जी राष्ट्र के साथ है, उसके साथ खड़ा है। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे दोस्त बोल रहे थे कि राहुल गांधी संतुष्ट नहीं होंगे। उन्हें आंसर का जवाब सच्चा नहीं चाहिए, पर संतुष्टिपूर्ण चाहिए, जो उन्हें संतुष्ट कर सके। तो संतुष्टि के लिए लोकसभा का इस्तेमाल या पार्लियामेंट का इस्तेमाल नहीं हो सकता, सच्ची बात रखने के लिए इस्तेमाल हो सकता। दूसरी चीज कही कि सवाल उठाना फर्ज है, पर हमें मालूम है कि जवाब ये क्या देंगे। अरे भाई, जब आपको पता था कि जवाब ये क्या देंगे तो सवाल उठाना फर्ज करके आपने पार्लियामेंट का इतना बड़ा टाइम क्यों खराब किया? चुनाव सुधार के नाम पर एक भी सजेशन नहीं दिया गया, एक भी सजेशन चुनाव सुधार के नाम पे, जिस पे पूरा सेशन बिठा दिया गया कि हम चुनाव सुधार पे चर्चा करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब आपने सीजीआई को क्यों हटा दिया उस पूरी प्रक्रिया से, चयन प्रक्रिया से। वो तो कह रहे हैं सीजीआई को आपने क्यों हटाया, आपको वापस लाइए। वो तो सुझाव दे रहे हैं आपको। ये कोई कानून नहीं था, ये कोई कानून नहीं था। 73 साल के भारतीय इतिहास में इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव था वो केवल किचन कैबिनेट से होता था। हाई कमांड यानी गांधी परिवार का जो आदमी जिसके ऊपर उंगली रख देता था वो इलेक्शन कमिश्नर हो जाता था, चाहे वो उनका चपरासी हो, चाहे उनका सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई भी जिसको चाहते थे उसको बना देते थे जी। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमिश्नर का एक चुनाव होना चाहिए, एक सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए? तो सरकार ने कहा हाँ। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पर चीफ जस्टिस को उसका पार्टी बनाया गया था और लोकसभा एलओपी और लोकसभा प्रधानमंत्री जी, ये 3 लोगों की कमेटी बनी थी और ये टेम्परेरी कमेटी थी। तब तक के लिए अरेंजमेंट था जब तक कि फाइनल कानून ना बन जाए जी। अगर कानून बनाते समय कोई भी जुडिशरी का आदमी रहेगा या मान लीजिए चीफ जस्टिस रहते हैं उसके अंदर जी, तो कल को अगर इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के अगेंस्ट कोई भी दूसरा आदमी कोई केस फाइल करता है तो किस कोर्ट में जाएगा? क्योंकि अगर जज भी उस सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो कोई अपील ही नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखा और नो डाउट कि ये 2023 के कानून के बाद इस प्रक्रिया में जो एक टेम्परेरी व्यवस्था है उसमें बदलाव किया गया। रामकृपाल जी, सवाल ये है कि साहब आरोप प्रत्यारोप राजनीति की बहस हमने सड़क पे देखी, बिहार चुनाव में देखी, अब संसद में देख रहे हैं, लेकिन इसमें नया क्या है? और इस पूरी बहस में विपक्ष की खासतौर से राहुल गांधी जी की संसदीय आचरण की गंभीरता की आरोप लगाना, उसके बाद जवाब ना सुनना, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रामकृपाल जी। जी आनंद जी, हमारे अभी विजय भाई बहुत भले आदमी हैं, लेकिन बेचारे अब क्या करें, वो फंस गए हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैन जी का ही सहारा है। अगर जैन जी का ही सहारा आपको लेना था तो फिर ये सवाल पूछा ही क्यों गए थे? और ये कहना कि आप जवाब सुनने के पहले ही आपने बात, अगर ये पहले से मालूम था आपको तब भी नहीं पूछना चाहिए था। रही बात, देखिए इस देश में 2 ही अदालतें हैं, एक जनता की अदालत है और एक हमारा उच्चतम न्यायालय, जिसको कहिए कि एक
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अदालतें। बिहार में एक उदाहरण दे रहा हूं, बिहार में यह मुद्दा उठाया गया था और विजय जी जो कह रहे हैं, जैन जी, तो यह मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इस समय 65% टोटल पॉपुलेशन जो है यंग लोगों की है, जो 18 से 35 वाले व्यक्ति हैं। तो बिहार में जो वोट पड़ा है उसमें मेजॉरिटी जो है जिसको आप कहते हैं ना जैन जी ही है। तो एक फैसला बिहार से हो गया, मुद्दा SIR का ही कांग्रेस ने वहां उठाया था, वोट चोरी का मुद्दा था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि SIR होनी चाहिए, SIR संवैधानिक है, वो अपने चुनाव आयोग का दायित्व है कि हमेशा करे। और आपने देखा होगा 52 से लेकर के कल अमित शाह ने एकदम बता दिया, 52 में हुआ, 57 में हुआ, 61 में हुआ, 66 में हुआ, तो लगातार हुआ है। कांग्रेस के रिजीम में हर 5-5 साल में SIR की प्रक्रिया होती थी, इस बार तो 20 वर्ष के बाद हो रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब आप जनता की अदालत में हार जाते हैं तो केवल इसलिए मुझे लगता है कि अब या तो जनता की अदालत को आप मानिए या सुप्रीम कोर्ट को मानिए। चलिए ठीक है, अदालत में आपने अपनी बातें कह दी और बहुत क्रमवार अमित शाह ने जवाब दिया है जी। जो अगर जो उन्होंने तथ्य रखे हैं, अगर कोई तथ्य गलत है तो यह सवाल उठाया जा सकता है, उस पर नोटिस दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि सारे तथ्य वो सही हैं जी। और आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी जिस तरह से चीजों को रखा है, सारी चीजें आपके सामने हैं। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव सुधार, और बिल्कुल सही ये बात कही है कि चुनाव सुधार, अमित शाह जब आए थे बयान देने, उसके पहले उन्होंने चुनाव आयोग से यह पूछ लिया था कि क्या कांग्रेस की तरफ से कोई चुनाव सुधार पर कोई लेटर वेटर आया है कि नहीं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, आप सीधे संसद में बहस करने चले आ रहे हैं जी। और जबकि एक संवैधानिक संस्था है, अगर कुछ होता तो आप क्या सुझाव देना चाहिए था, कम से कम इलेक्शन कमीशन को सुझाव देते। बिल्कुल, एक चुनाव सुधार को जब बहस हो रही थी तो उसमें कंस्ट्रक्टिव रोल एक हो सकता था। विजय कौशिक जी, क्योंकि आपने अभी अपने जवाब में कहा कि साहब जैन जी जब क्रांति करेगा, तो ये आप या आपके नेता के द्वारा कई बार कई मौकों पे कहा गया है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरीके से आप चुनौती देते हुए अराजकता को आगे बढ़ावा देने की ओर आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये देश के हित में किसी तरीके से नहीं है? आप व्यवस्थाओं के तहत आइए, लोगों का विश्वास जीतिए, उस तरीके से आइए ना, ये अराजकता से कैसे काम चलेगा? देखिए, हम अराजकता में भरोसा नहीं रखते और हम अपने नेता राहुल गांधी जी के पीछे हैं। जब उनसे पूछा गया था पूरे देश के सामने कि वोट चोरी के मुद्दे पर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे नहीं खटखटाएंगे, तब राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भाई हम कोर्ट नहीं जाने वाले इन सब मुद्दों को लेकर, यानी कि हमें न्यायपालिका के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है। और ये बात राहुल गांधी जी द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी कि अब हमें केवल जैन जी पर भरोसा है, क्योंकि हमें ना चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा है, न चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं के ऊपर भरोसा है। चुनाव लड़ना एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमारी पार्टी का फर्ज है, जिसे हम निभा रहे हैं। और बिहार में ये जानते हुए भी कि हमारे वोट चोरी हो रहे हैं, फिर भी हमने लड़ाई लड़ी। नहीं तो चुनाव के बाद सर, चलिए मान लीजिए बिहार चुनाव में आपके वोट चोरी कर लिए गए, साहब सरकार उन्होंने बना ली, उसके बाद आप लोग क्यों नहीं अपने वोटर्स को लेकर बाहर आए कि साहब देखिए ये चोरी हो गई है? आप वो प्रूफ क्यों नहीं दे पाए अभी तक, कांग्रेस या आपके सहयोगी दल? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, क्षेत्रीय लेवल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि हम देश के हर हिस्से में, हर कोने तक पहुंचे, वहां के लोगों को इस भ्रष्ट वोटिंग सिस्टम के बारे में जागरूक करें, ताकि जब जनता ये महसूस करे कि उनके वोट के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई है, तो वो सड़कों पर उतरे और सरकार से जवाब मांगे। ठीक है कौशल जी, आपके लिए मुश्किल घड़ी होने वाली है। जागरूकता अगर आएगी तो सर लोगों को पता लग जाएगा कांग्रेस के द्वारा कि आप लोग कैसे सरकार चोरी कर रहे हैं, मतलब वोट चोरी कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। आर्यन जी ये बार बार जंजी कर रहे हैं। जंजी की अदालत में बिहार में गए थे और अभी मैंने चेक किया, पॉपुलेशन देश का जो नेशनल एवरेज है उसमें 30% जंजी आते हैं और वहीं बिहार पर 32.6% जंजी हैं, जिनकी अदालत ने
जिनके पास ये गए और उन्होंने इनको भगा दिया, ये इलेक्शन छोड़ करके भाग गए छुट्टी मनाने। तो जेनजी का फैसला ये है कि वो राष्ट्र के साथ है, मोदी जी के साथ है। समस्या क्या है कि आप ये देखिए, अभी आजाद भारत के इतिहास में 13 बार SIR हुए हैं। 13 बार में 10 बार SIR इसी कानून के तहत, इसी परिपाटी में चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने करे हैं, और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए हैं जी। अभी तक कोई सवाल जवाब नहीं उठ रहा था। अब ये सवाल जवाब उठाने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हें बहाना चाहिए। राहुल गांधी जी को अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए एक बहाना चाहिए ना। जैसे अब एक टीम हार रही है तो कहेगी कि हम खेल अच्छा रहे हैं, लेकिन अंपायर खराब है, अंपायर बायस है। एक चीज, दूसरे देश को सोचना पड़ेगा। देश में सर सुन तो लीजिए, विजय जी आपको किसी ने नहीं टोका। विजय जी आपको किसी ने नहीं टोका। हाँ जल्दी से सुनिए ना, देश किस पे चलेगा? आप चाहते हैं घुसपैठिया युक्त और नागरिक मुक्त सरकार हो, हम चाहते हैं नागरिक युक्त और घुसपैठिया मुक्त सरकार हो जी। तो घुसपैठिया मुक्त सरकार चलती रहेगी, घुसपैठियों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा जी। और पूरे देश का जेनजी मिल करके घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है रामकृपाल जी, उनको देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। रामकृपाल जी इस बहस के बीच में डिलीट एंड डिपोर्ट के फॉर्मूले पे चल रहा है। गृह मंत्री ने साफ तौर से इस बात को कहा है। कौशल जी, रामकृपाल जी, सवाल यह कि इस बहस और कल के से लेकर आज तक के घटनाक्रम के बीच में हिट एंड रन करके, मतलब सवाल पूछिए और चले जाइए करके उनकी एक इमेज बनती नजर आ रही है राहुल गांधी की, उस पर आप क्या कहेंगे रामकृपाल जी? देखिए, आज सुधांशु जी ने बहुत अच्छा किया है कि सन 84 के बाद से, बीजेपी तो अभी 2014 में आई है ना, 84 के बाद से लगातार बिहार के संदर्भ में ही आप देख लीजिए कि आपका वोट परसेंट कितना रहा है। कांग्रेस लगातार बिहार में घटती जा रही है। तो भाई अगर आज था तो पहले कैसा क्यों था? मेरा ये कहना है कि देखिए, विजय भाई अच्छे आदमी हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस जब तक पराजय के असली कारणों को नजरअंदाज करेगी और वो सोचेगी कि हम तो पॉपुलर हैं और सब लोग हम ही वोट देना चाहते हैं, इस गलत फहमी से जब तक आप नहीं निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में ND तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे और याद कर लीजिए, आज 32 साल, करीब 34 साल हो गए। 34 साल से तो बीजेपी वहां नहीं चोरी कर रही है ना, क्यों नहीं आ पाए? ऐसे बिहार में, बंगाल में, हर जगह से आप बाहर हैं। तो कम से कम ये देखिए कि आप संगठन से सत्ता की तरफ जाना चाहिए। आप सोचते हैं कि सत्ता में आएंगे उसके बाद संगठन मजबूत होगा, इससे कभी भी कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। बिल्कुल, और शायद इसीलिए गृह मंत्री ने कल सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस की हार का कारण उनका नेतृत्व, शायद राजनीतिक तौर पर सीधे तौर पर राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, वक्त इतनी अनुमति दे रहा इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द से होते हैं। ओए, लड़के वाले आ गए। खाली खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स।
बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी फास्ट स्ट्रोक है। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर राज्यसभा में कल शुरू हुई चर्चा आज समाप्त हो गई। सरकार की ओर से नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया। जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू पर जिन्ना के सामने झुकने का आरोप लगाया और कहा कि वंदे मातरम के साथ नेहरू जी ने समझौता किया, जिसके बाद देश के विभाजन की एक तरीके से नींव पड़ गई थी। इस चर्चा के दौरान कई बार दोनों ओर से तीखी बहस भी राज्यसभा में देखने को मिली। इस बीच आज लोकसभा में भी कई विधायी कामकाज देखने को मिले हैं। राज्यसभा में चर्चा के अंत में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बंकिम बाबू ने वंदे मातरम उस समय लिखा था जब अंग्रेज भारतीय संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद वंदे मातरम को पूरा सम्मान नहीं मिला और इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। नड्डा ने कांग्रेस को अवसरवादी बताया और कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ सही इतिहास सामने रखना है। बंकिम चंद्र जी ने ये गीत तब लिखा जब अंग्रेजों ने यह रिवायत बना ली थी कि भारत की संस्कृति को हर तरीके से तोड़ा जाए, उस पर घात किया जाए और संस्कृति को डिमीन किया जाए। वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार वाहनों में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 का उपयोग तेजी से बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि एथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है और इससे किसानों की आय बढ़ी है। अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज किया है, उसके कारण विशेष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है, उसमें करीब 245 लाख मीट्रिक टन ये जो क्रूड ऑयल को इथेनॉल ने सब्स्टिट्यूट किया है और करीब इसके साथ कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मीट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। शून्यकाल में सांसदों ने अपने क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। इस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इतनी करप्ट पार्टी, इतना करप्ट आदमी, 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति डकार ली गांधी परिवार ने। कांग्रेस का पैसा जो 8TG और 12A, भारत सरकार 8TG और 12A का डोनेशन को फ्री करती है, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी के पैसे को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी खरीदने के लिए दे दिया। आज संसद में कई मंत्रालयों ने अपने जवाब सदन के पटल पर रखे और सरकार की योजनाओं की प्रगति साझा की। सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा के साथ निशांत राय, दूरदर्शन समाचार, संसद भवन। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना
एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन। अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 लोगों की जान चली गई है। चकमा चलकागम इलाके में मजदूरों से भरा एक ट्रक पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में कुल 22 मजदूर सवार थे जो असम के रहने वाले थे। हादसे में 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और एक व्यक्ति को जीवित निकाला गया है। 17 शवों को बरामद कर लिया गया है। यह हादसा 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर ह्यूलियांग चागला गाम सड़क पर हुआ है। सुरक्षा बल बाकी लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। खराब मौसम, अस्थिर जमीन और ज्यादा ऊंचाई ऑपरेशन को और मुश्किल बना रहा है। हालांकि राहत और बचाव दल घटनास्थल पर अपना बचाव अभियान तेजी से चलाने में लगे हुए हैं। राज्य के अधिकारी प्रभावित परिवारों की मदद करने और मुश्किल बचाव अभियान पर नजर रखने के लिए अंजा जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में एक भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में हुई दुर्घटना में हुई जान माल की हानि से मैं व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और इस घटना पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, जो कि कमांडेंट हैं NDRF के। सर, समझना चाहेंगे इस वक्त की अपडेट क्या है और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और किस तरीके से रात का वक्त और मुश्किल हालात के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? वर्तमान में हमारी जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो इंसिडेंट साइट के करीब में पहुंच गई है। चूंकि रात का समय हो चुका है और एरिया अभी वहाँ पे रात में काम करने में मुश्किलात हैं, इसलिए टीम वहाँ पे अभी नियर जो इंसिडेंट साइट पे रुकी हुई है और सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना सर्च और रिकवरी जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर देगी। सर, अभी तक इसमें जान माल के नुकसान को लेकर क्या आप अपडेट है? 17 लोगों के मृत्यु होने की सीधे तौर पे पुष्टि हुई है और इस घायलों को लेकर क्या अपडेट आप दे सकते हैं इस वक्त? जो सूचना मिली है, जो 22 में से 17 की बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और बाकी 4 जो अभी मिसिंग है उनकी सर्च सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रारंभ करेंगे। सर,
इलाके को लेकर कुछ आप जानकारी दे सकें, एग्जैक्टली ये कौन सा इलाका था और किस तरीके का टेरेन है और क्या मुश्किलात, क्योंकि अभी हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं 10,000 फीट की गहराई में गाड़ी के गिरने की बात सामने निकल के आ रही। थोड़ा सा घटना के बारे में अगर आप बताएं। ये घटना 8 तारीख की रात की बताई जा रही है और इलाका पहाड़ी होने के कारण और खाई में गाड़ी गिरी है, तो इसकी गहराई भी लगभग काफी है, तो वहाँ टफ स्थिति है। पर हम इस सुबह ही प्रारंभ कर देंगे, जितनी भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, जितना रिकवरी वाला करना है वो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग कर देंगे। हमारी टीम पूरी तरह से इक्विप्ड है और ये जितनी भी डिफिकल्टीज आएंगी हम उसको फेस कर लेंगे। जी सर, अभी तक जो जानकारी मिली है घायल को लेकर, अगर उसका कोई अपडेट आपके पास हो, मतलब उसकी स्थिति और तबीयत को लेकर? नहीं, अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। एक जो कल बंदा खुद अपने आप निकल के आ गया था, वो अभी तिनसुकिया में मेडिकल में एडमिट है। जी सर, क्या ये सभी जो मजदूर बताए जा रहे हैं कि सभी लोग आसाम के रहने वाले थे, इनकी पहचान हो गई है? मतलब कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तक की ये सूचना ये है कि ये असम के ही रहने वाले हैं ये मजदूर। शुक्रिया वीरेंद्र कुमार जी इस खबर पे अपडेट देने के लिए, और उम्मीद करते हैं जल्दी ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और पूरी तस्वीर एक तरीके से सामने आ पाए। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काईफ्लाई में। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसके बाद यात्रियों की परेशानियों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। DGCA ने इंडिगो की उड़ानों की संख्या में 10% कटौती की थी, जिसके बाद कंपनी ने अपनी संशोधित शीतकालीन समय सारणी DGCA को सौंप दी है। तो जल्द ही हालात पूरी तरीके से सामान्य होने की बात इंडिगो लगातार कह रही है। इंडिगो ने यात्रियों को राहत देते हुए 10,000 रुपए तक के यात्रा बाउचर देने का फैसला किया। जिन लोगों की टिकट कैंसिल हुई थी उनको एक प्रकार से इंडिगो की ओर से ये राहत की बात कही गई है। इंडिगो के यात्रियों की समस्या हल होती नजर नहीं आ रही है। इंडिगो ने बृहस्पतिवार को भी बेंगलुरु हवाई अड्डे से 60 उड़ानें रद्द कर दी। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से 32 आगमन और 28 प्रस्थान सहित 60 उड़ानें रद्द कर दी हैं। ये उड़ान ऐसे समय में रद्द की गई हैं जब एयरलाइन ने विमानन सुरक्षा नियामक DGCA की निगरानी में गुरुवार को 1950 से अधिक उड़ानें संचालित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। हालांकि इंडिगो का परिचालन अब धीरे धीरे पटरी पर भी लौट रहा है। हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद उसकी उड़ानों की संख्या में 10% कटौती किए जाने के बाद अपनी संशोधित शीतकालीन समय सारणी विमानन नियामक DGCA को सौंप दी है।
इंडिगो के चेयरमैन विक्रम मेहता ने कहा है कि एयरलाइन का निदेशक मंडल हाल में हुए उड़ान व्यवधानों के हर पहलू की जांच करेगा। चेयरमैन ने कहा कि निदेशक मंडल ने प्रबंधन के साथ काम करने और व्यवधानों के मूल कारणों का पता लगाने में मदद करने के लिए बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया है। We assure you that we will examine every aspect of what went wrong and we will learn from it. The board has decided it will involve external technical experts to work with the management and help determine the root causes and ensure corrective action. DGCA ने इंडिगो के दफ्तर में स्थिति पर निगरानी रखने के लिए एक टीम को तैनात किया है जो इंडिगो की उड़ान, स्टाफ और बाकी ऑपरेशन पर नजर रखेगी और उसकी जानकारी सीधे मंत्रालय को देगी। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद अब देश भर में इंडिगो करीब 1900 फ्लाइट्स ऑपरेट करने में कामयाब हो रहा है और उसके ऑन टाइम परफॉर्मेंस में भी काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम T1 एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो सामने आप बोर्ड देख पा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि T1 से कौन कौन सी फ्लाइट्स देश में अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जा रही हैं। कुछ दिन पहले तक हम यहाँ पर देखते थे कि मैक्सिमम जो इंडिगो की फ़्लाइट्स थी उसके सामने रद्द लिखा होता था, लेकिन आज की बात करें तो मैक्सिमम ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिनकी चेक इन जारी है और हम कह सकते हैं कि वो उड़ान भरेंगी अब से कुछ ही देर बाद। इंडिगो ने परिचालन संबंधी व्यवधानों के कारण परेशान हुए यात्रियों को राहत देते हुए उड़ान रद्द होने या विलंब के कारण प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए के यात्रा वाउचर देने का फैसला किया है। ये वाउचर 3 से 5 दिसंबर के दौरान उड़ानें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को दिया जाएगा। यह नागर विमानन महानिदेशालय के मानदंडों के तहत उड़ान रद्द होने पर यात्रियों को प्रदान की जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगा। इस यात्रा वाउचर का उपयोग अगले 12 महीनों के दौरान इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भूख लगी है क्या? अरे खूब चल रहा तू। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब के मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में आज हिरासत में लिया गया। जल्द ही उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। वहीं दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने भी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता को आज गोवा के सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी अजय गुप्ता को आगे की जांच के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले जलयान के संचालन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है, क्योंकि इसका निर्माण भारत में ही किया गया है। भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि देश भर के 5,868 रेलवे स्टेशनों पर व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है।
जिन्हें निशुल्क दिया जाता है। दिव्यांग जन और बीमारियों से पीड़ित मरीज अब ऑनलाइन रियायती टिकट भी बुक कर सकते हैं। भारी तूफान से पीड़ित श्रीलंका में भारत का सागर बंधु अभियान जारी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका के नागरिकों को व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान की है, जिससे 5000 से अधिक मरीजों को लाभ हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों और निर्दोष महिलाओं, बच्चों और क्रिकेटरों की हत्या की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को समन्वित करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल को संसद की कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा है कि ये जनप्रतिनिधियों के लिए जनता की समस्याएं उठाने का प्रभावी मंच है। उन्होंने विशेष रूप से पहली बार निर्वाचित सांसदों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2019 के चर्चित रामलिंगम हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हत्याकांड में शामिल 2 फरार अपराधियों और 3 शरण देने वालों को गिरफ्तार किया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे